गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम 11th क्लास की मैथ सब्जेक्ट का फलन नामक टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि फलन क्या होता है। फलन में समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से हो, अर्थात समुच्चय ए के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में अवश्य होना चाहिए। जैसे कि ये एक हमारा समुच्चय जिसके अवयव 1, 2, 3 और एक समुच्चय बी जिसके अवयव हैं ए, बी, सी, डी। तो देखो, इसमें समुच्चय ए के जो अवयव हैं 1, 2, 3 जितने भी हैं, उन समस्त अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से अवश्य होना चाहिए। एक शर्त। फलन की परिभाषा के लिए दो शर्त हैं। पहली तो यह है कि समुच्चय ए के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में किसी न किसी अवयव से अवश्य होना चाहिए। इसमें देखो, समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो समुच्चय बी के अवयव से संबंध नहीं रखता हो। कोई नहीं है ऐसा। देखो, 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध सी से है, 3 का संबंध डी से है। एक शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त ये है, समुच्चय ए और बी इसके अवयव 1, 2, 3 ए, बी, सी, डी। देखो, इसमें समुच्चय ए के जो अवयव हैं, जैसे 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी और 3 का प्रतिबिंब सी और 3 का प्रतिबिंब डी। ये फलन नहीं हो सकता। क्यों? ये फलन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं। क्योंकि इसमें एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं। ऐसा नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समुच्चय ए के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव का मतलब एक और केवल एक अवयव से संबंध हो। तो फलन को हम f such that a tends to b या f a is equal to b द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम इसको ऐसे भी पढ़ेंगे कि 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का प्रतिबिंब C है, 3 का प्रतिबिंब D है। तो हमें यह बताना है कि ये जो हमारा वेन आरेख बना हुआ है, इस समुच्चय A के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में है। ए में ऐसा कोई भी अवयव खाली नहीं है जिसका प्रतिबिंब नहीं हो। जैसे कि ए समुच्चय, बी समुच्चय, अवयव 1, 2, 3
ABCD, देखो 1 का प्रतिबिंब और 2 का प्रतिबिंब C है। देखो इसमें 3 का प्रतिबिंब इधर नहीं दर्शाया जा रहा है, तो समुच्चय A में कौन सा अवयव खाली है? 3, जो इस प्रकार है कि 3 का प्रतिबिंब समुच्चय B में नहीं है, तो ये वाला फलन नहीं हो सकता, ये फलन नहीं हो सकता। अब इस वाली बात को समझेंगे। इसमें समुच्चय A के एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, परंतु समुच्चय A के 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब तो हो सकता है। जैसे कि समुच्चय A और B 1 2 3 4 ABCD, समुच्चय A का प्रतिबिंब और 2 का भी प्रतिबिंब A है, 3 का प्रतिबिंब B है, 4 का प्रतिबिंब D है। हमें विशेष ध्यान देना है समुच्चय A पर। देखो समुच्चय A के 2 अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय B में एक अवयव है। देखो 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक अवयव है, और यहां क्या कह रहे थे कि एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं। ये अवयव है, ये अवयव, और इधर जो है ये प्रतिबिंब है। ये अवयव हैं समुच्चय A और ये इधर प्रतिबिंब हैं। तो देखो समुच्चय A के 2 अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय B में हो सकता है, परंतु एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। तो देखो इस वाले डाउट को दूर करने के लिए इन दोनों में एक चीज तो समानता है कि समुच्चय A के समस्त अवयवों का इधर प्रतिबिंब है और इधर भी समुच्चय A के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है। अंतर दोनों में यह है कि यहाँ 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, यानी ये तो फलन होगा, ये तो फलन होगा और ये वाला फलन नहीं होगा। इन दोनों उदाहरणों को हम एक सटीक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो समुच्चय A और एक समुच्चय B, इधर अवयव हैं S1 S2 S3 S4 F1 F2 F3। अब ये समझो S का मतलब है सन पुत्र और F का मतलब है फादर पिता। तो इधर ये एक बात समझो कि पहले तो ये वाली बात क्लियर करते हैं कि एक S1 के बताओ क्या 2 प्रतिबिंब हो सकते हैं? एक S1 के 2 F1 F2 हो सकते हैं क्या? इधर फादर है इधर सन है, नहीं हो सकते, नेवर। इसलिए ये वाली शर्त यहां से हो गई, यानी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकते। फलन की परिभाषा डिफाइन करने के लिए एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जैसे ये देख लो S1 के 2 F1 F2 नहीं हो सकते, लेकिन हां कि 2 S1 और S2, 2 अवयव S1 और S2, इन 2 पुत्रों का एक पिता हो सकता है। इसी प्रकार यहां 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, फलन बन जाएगा। जब भी फलन की बात आए तो ये वाला उदाहरण अपने माइंड में सेट करो कि 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब तो हो सकता है, परंतु एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। तो ये शर्त अगर इनमें से
देख लेंगे कौन सी शर्त फलन परिभाषित करने के लिए लागू है। अब ये तो हमारा समुच्चयों का ग्राफ था। अब बात करते हैं, अगर हम किसी समुच्चय को, जैसे यही उदाहरण लेते हैं अभी, ए बी 1 2 3 4, ए बी सी डी ई, 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी। तो देखो, हमें पहले तो आप ये बताएंगे ये फलन परिभाषित है या नहीं। तो फलन परिभाषित के लिए हम ये समुच्चय ए देखेंगे सबसे पहले, और समुच्चय ए की दोनों शर्त संतुष्ट करेंगे। दोनों शर्त, पहली शर्त क्या है कि समुच्चय ए के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए। देखो है, ये शर्त संतुष्ट है। दूसरी शर्त क्या है कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो वो भी इसमें अप्लाई हो रही है। तो ये हमारा समुच्चय रूप हो गया। अब हम इसको क्रमित रूप में लिखना चाहें, क्रमित युग्म के रूप में लिख देंगे। देखो, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है और 4 का प्रतिबिंब डी है। अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है, क्रमित युग्म के रूप में परिभाषित है, तो हम इसको किस प्रकार बताएंगे कि ये से एक फलन परिभाषित होगा या नहीं। तो क्रमित युग्म में क्या देखना होता है कि इसके जो प्रथम घटक हैं, जो प्रथम घटक क्रमित युग्म में प्रथम घटक भिन्न भिन्न होने चाहिए। प्रथम घटक भिन्न भिन्न होने चाहिए। देखो, प्रत्येक युग्म में, अब पहला युग्म देखो, इसमें प्रथम घटक 1 है, इसमें प्रथम घटक 2 है, अलग है ये, इसमें 3 है, इसमें 4 है। यानी प्रत्येक क्रमित युग्म में प्रथम घटक अलग अलग होना चाहिए। और अगर ये अलग अलग नहीं हो तो फलन नहीं होगा, फिर फलन परिभाषित नहीं होगा। अब इससे तो फलन बनेगा, परिभाषित होगा। इसी को अब हम फलन को समझना चाहते हैं। अगर ये ग्राफ रूप में दिया हो, इस ग्राफ को देख करके बताएंगे ये फलन को परिभाषित करता है अथवा नहीं। उसके लिए जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये कोई एक वक्र है। अब हमें ये बताना है कि ये वक्र इस फलन को परिभाषित करेगा या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, तो किसी वक्र में, जैसे ये वाला वक्र है, किसी वक्र में वाई अक्ष के समांतर रेखा वक्र को काटती हुई खींचते हैं। कोई सा भी एक वक्र है ये वाला, इसमें हम वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे जो वक्र को प्रतिच्छेद करती हो। अगर वो वक्र को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह फलन परिभाषित होगा। तो उससे फलन परिभाषित होगा। और अगर ये वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो फलन परिभाषित नहीं होगा। जैसे कि ये हमारा एक वक्र है, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष है। तो इसमें हम वक्र को काटती हुई एक वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, ये खींच ली।
तो ये वक्र को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 2 बिंदुओं पर। तो ये फलन नहीं होगा, यानी इससे फलन परिभाषित नहीं होगा। तो यह इसकी ग्राफ विधि में y अक्ष के समांतर वक्र को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए और वह वक्र को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह एक फलन को परिभाषित करेगा। देखो y अक्ष के समांतर, ये रही y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर वक्र को प्रतिच्छेद करती हुई, यानी ये वाला जो वक्र था इसको काटती हुई, ऐसा नहीं वक्र से बाहर खींची जाए, वक्र को काटती हुई एक रेखा खींची जाए और वह वक्र को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहां पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उससे फलन परिभाषित होगा। अब आप इन तीनों को एक बार लिखकर ये पता करेंगे किस वक्र से, किस क्रमित युग्म विधि से फलन परिभाषित होता है अथवा नहीं। पहले समुच्चय रूप को, फर्स्ट पॉइंट, समुच्चय ए और एक समुच्चय बी पर एक फलन f परिभाषित है जिसके अवयव 1 2 3 और इधर है 6 7 8। देखो 1 का प्रतिबिंब 6 है, 2 का प्रतिबिंब 8 है, 3 का प्रतिबिंब 7 है। दूसरा चित्र, समुच्चय ए और एक समुच्चय बी जिसके अवयव x y z 1 2 3 4, x का प्रतिबिंब 1, y का प्रतिबिंब 1 और z का प्रतिबिंब 4। समुच्चय ए और एक समुच्चय बी में एक फलन f परिभाषित है जिसके अवयव L M N 1 2 3 4, L का प्रतिबिंब 1, M का प्रतिबिंब 2, M का प्रतिबिंब 3 और एक N का 4। अब हमें इन तीनों में से ये बताना है कि कौन फलन को परिभाषित करेगा। देखो सबसे पहले ये देखेंगे समुच्चय ए के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में है। हमें पहले ए को चेक करना है। समुच्चय ए के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में है और इसमें किसी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हैं। याद करो एग्जाम्पल सन एंड फादर, तो इससे फलन परिभाषित होगा। तो इससे फलन परिभाषित होगा। अब इसको देखेंगे कि इसमें समुच्चय ए के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है। वो तो बात सही है, दो अवयव, दो सन का एक फादर संभव है और समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो यानी इससे भी फलन बनेगा। इसको देखेंगे, L का प्रतिबिंब 1 है, M के दो प्रतिबिंब हैं
और हम जानते हैं किसी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जैसे S1 के दो F1 और F2 नहीं हो सकते, इसलिए इससे फलन नहीं बनेगा, यानी ये फलन नहीं होगा। अब हम अगली बात कृमित युग्म के रूप में बताएंगे कि ये फलन संभव है या नहीं। जैसे F such that 1 6 2 5 3 10 4 15, ये फलन F1 मान लो इसको, F2 1 3 2 3 3 4 F3 1 7 1 8 2 10। अब हमें ये देख करके बताना है कि इन तीनों में कौन फलन को परिभाषित करेगा। देखो, कृमित युग्म विधि में हम केवल एक चीज देखते हैं कि प्रथम घटक भिन्न भिन्न होने चाहिए, बस एक चीज। तो इसका प्रथम घटक देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 भिन्न भिन्न है, फलन होगा, यानी इससे फलन बनेगा। दूसरे फलन में देखें 1 3 2 3 3 4, यानी ये जो प्रथम घटक हैं, प्रथम घटक तो समुच्चय एक के अवयव होते हैं और द्वितीय घटक समुच्चय बी में उपस्थित होते हैं। तो हमें तो केवल प्रथम घटक चेक करना है, 1 है या प्रथम घटक 2 है या प्रथम घटक 3 है, तो इससे फलन परिभाषित होगा। अब F3 को देखेंगे, इसका प्रथम घटक 1, इसका प्रथम घटक 1, देखो ये अवयव समान आ गए। इसके प्रथम घटक 1 7 तथा 1 8 में 1 7 तथा 1 8 में प्रथम घटक समान है, इसलिए इससे फलन परिभाषित नहीं होगा, इससे फलन नहीं बनेगा। अब हम ग्राफ वाले फलनों को देखेंगे, इनमें कौन फलन परिभाषित है अथवा नहीं। ग्राफ वाले फलन, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, इस प्रकार का एक वक्र बना हुआ है। दूसरा वक्र लेंगे, इसी प्रकार तीसरा, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब हम इन सब में देखेंगे, पहला पॉइंट देखना, ये वाला वक्र फलन को परिभाषित करता है अथवा नहीं। यानी इसमें हम कहीं पर भी वक्र को काटती हुई वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं
कहीं पर भी खींच लो वाई अक्ष के समांतर, तो वाई अक्ष के समांतर ये रेखा है, समांतर रेखा। तो ये वाई अक्ष के समांतर रेखा वक्र को केवल एक बिंदु पर काट रही है, इस जगह पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस वाले वक्र से फलन बनेगा, यानी फलन परिभाषित होगा। दूसरा पॉइंट वही काम करेंगे कि वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। देखो ये वाई अक्ष के समांतर है, ये है वाई अक्ष के समांतर रेखा। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 3 4 5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उससे फलन नहीं बनेगा। इसी प्रकार तीसरे वाले में वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 बिंदुओं पर, एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यानी इससे फलन नहीं बनेगा। इसी प्रकार चौथे पॉइंट में वक्र को काटती हुई वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं और वह वक्र को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बिंदु पर, तो इससे फलन बनेगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप देखते रहिए। थैंक यू।